आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का जो हम लोग का है थर्ड लेक्चर आज है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। इंथैल्पी क्या होगा, तुम्हारा इंथैल्पी हो गया जो कि तुमको जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हम लोग सामान्यतः जो वर्क करते हैं, जो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट जो प्रेशर होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी में परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हमको जो है एक हम लोगों ने स्टेट फंक्शन डिफाइन किया इंथैल्पी। तो इंथैल्पी जो कि हमको बताता है हीट या हीट कंटेंट दैट इज जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। और इंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसी के साथ साथ हम लोगों ने हीट कैपेसिटी, इन सबों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में क्या इंथैल्पी चेंज होगा। द इंथैल्पी चेंज इन इट, तो कोई जब रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो इंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का, वो चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के इंथैल्पी में अगर रिएक्टेंट के इंथैल्पी को माइनस कर दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा, ये जो तुम्हारा जो कि इस इंथैल्पी में हुए इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा वो। तो कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बना तो इंथैल्पी चेंज, जैसे रिएक्टेंट है, इधर से रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन डेल्टा आर फॉर रिएक्शन और H इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ, पहले किसी भी चीज़ का मतलब कि प्रोडक्ट H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। इंथैल्पी H का मतलब ये इंथैल्पी कहते हैं हम लोग, ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब एक से ज़्यादा है तो सबों को सम कर देंगे, और कोएफिशिएंट भी है तो उसको भी ऐड करेंगे। जैसे अगर हम लोग ये कहना चाहें इसका जो इंथैल्पी, जैसे कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन के द्वारा एग्जांपल देते हैं इसको। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो एक रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन गया ये 2NH3 गैस। तो इसमें जो कि इसका जो इंथैल्पी चेंज हम लोग लिखेंगे, डेल्टा आर एच ऑफ दिस रिएक्शन जो होगा इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ जो कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है कि 2 मोल आपका बन रहा है, 2NH3 है, तो इंथैल्पी किसका लिखेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ NH3, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू H इंथैल्पी ऑफ NH3, प्रोडक्ट का इंथैल्पी हो गई, दो एक ही प्रोडक्ट है, माइनस इंथैल्पी ऑफ N2 माइनस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ H2, H2 का इंथैल्पी। तो ये जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करते हैं हम लोग, इसको माइनस कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे, तो उस रिएक्शन का क्या निकल जाएगा, हमको इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। अब है तुमको स्टैंडर्ड इंथैल्पी, अगर एक वर्ड जोड़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। If the reaction is carried out, if the reaction is performed under standard condition, under standard condition,
condition normally at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure is called enthalpy of, क्या कहलाएगा ये, standard enthalpy of reaction, is called standard enthalpy of reaction। तो इसमें यही डिफरेंस हुआ कि, और इसको हम लोग देते हैं डिनोटेड बाय इसका नोटेशन हो गया डिनोटेड बाय सुपरस्क्रिप्ट ये जीरो देके इस पर इस ढंग से माइनस दे दोगे, जैसे डिग्री की तरह लिखते हैं ना उसी टाइप से ऊपर लिख दोगे, जैसे इसको, और डेल्टा आर एच नॉट, तो इसका मतलब हो गया एट 298 केल्विन द रिएक्शन एट 298 के एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन को बताएगा, नॉर्मली ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको इसको इस सुपरस्क्रिप्ट से हम लोग दर्शाते हैं। अब है तुमको एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेज जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो फिजिकल प्रोसेस है हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसमें हो सकता है तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो अगर तुमको कोई भी सब्सटेंस है उसके एक मोल को हम लोग अगर उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जितना टेम्परेचर जो उतना हीट जो चेंज देना पड़ेगा, दैट इज एंथैल्पी चेंज जो होगा, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो वह क्या कहलाएगा, जो हीट चेंज जितना सप्लाई करना होगा दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो कि स्टेट जो कि हम लोग सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट करने के लिए एंथैल्पी, जिसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हो गया तुमको हीट रिक्वायर्ड, द एंथैल्पी चेंज of 1 mole of substance, 1 mole of solid is converted to, is melted कर दो, is melted to liquid at melting point is called enthalpy of fusion। और इसका जैसे कि H2O है, H2O अगर सॉलिड हो गया, आइस हो गया, इससे अगर H2O लिक्विड बन जाए, H2O लिक्विड, तो इसका जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H फ्यूजन जो यहाँ पर होगा इस प्रोसेस में, इसका डेल्टा फ्यूजन H इक्वल्स टू 6 किलो जूल पर मोल। ये 6 किलो जूल पर मोल इसका डेल्टा H हो गया। तो ये तुम्हारा जो है ये एंथैल्पी ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया वाटर का 6 किलो जूल पर मोल। तो एक अगर 6 किलो जूल पर मोल दे देंगे एक मोल, तो एक मोल जो आइस है वो मेल्ट करके क्या बन जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो उसके लिए इतना होगा। और जस्ट इसी को अगर कर दें हम लोग, जस्ट उसका अगर फ्रीज करना हो, ये मेल्ट हो गया, ये क्या कर रहा है तुमको, ये मेल्ट कर रहा है, ये फ्यूज करना या मेल्ट कर रहा है। अब जैसे कि H2O लिक्विड है, उससे तुमको H2O अगर सॉलिड बना दें
तो जस्ट ये क्या होगा, तुमको फ्रीज हो जाएगा, FREEZD फ्रीज कर देगा। तो इसमें जो तुम्हारा होगा, जब रिएक्शन आप चेंज करेंगे तो इसका जो रिएक्शन हो गया डेल्टा H फ्रीजिंग, ये तुम्हारा कितना की इक्वल होगा, जस्ट -6 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो ये तुमको ये जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब रिएक्शन अगर पलटते हैं तो इंथैल्पी चेंज में जस्ट निगेटिव का चेंज होता है। अब है तुमको इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, द इंथैल्पी चेंज in vaporization of 1 mole of liquid to gas at boiling point and 1 atmospheric pressure is called enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization। ये भी enthalpy of vaporization कहलाएगा। जैसे H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड, इससे बन गया H2O गैस, H2O गैस, इसका हो जाएगा डेल्टा H, डेल्टा वेपोराइजेशन H इक्वल्स टू 44.06 किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। अब है तुमको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं एक, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक हो गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हो गया इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो है तुमको हम लोग अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड से किसमें वेपोराइज कर दें, गैस में, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया टाइप, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, enthalpy of sublimation, the enthalpy change in converting directly solid into vapor is called enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation, इसको कहेंगे enthalpy of sublimation। जैसे कि तुमको CO2 है, CO2 सॉलिड को हम लोग कहते हैं सॉलिड आइस भी इसको कहते हैं। इससे अगर CO2 गैस बन जाए, CO2 गैस 195 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर ये रहे तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा डेल्टा H सब्लिमेशन CO2 का है, डेल्टा सब्लिमेशन H CO2 इक्वल्स टू होता है 25.2 किलो जूल पर मोल। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब्लिमेशन ऑफ CO2 का हो गया। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा कि ये सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम लोग टेम्परेचर ऐसा हो कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। जैसे हमको नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन का बॉल है, नेफ्थलीन का तुम्हारा गोली होता है जो कि कपूर, जिसको भी कह सकते, कपूर भी होता है, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस में। तो वह उसका, इसका मतलब सब्लाइम हो गया। तो यहाँ पर 3 तरह के फेज ट्रांसफॉर्मेशन का हमने चर्चा किया। एक था तुमको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जब किसी सॉलिड को क्या बना दें हम लोग, लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो वह क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। 1 मोल को जो लगेगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा उसका। जैसे कि तुम्हारा वाटर के लिए कितना था उसका वैल्यू, 6 किलो जूल पर मोल।
और तुम्हारा अगर उसी को जस्ट कि अगर लिक्विड टू सॉलिड अगर कन्वर्ट करना है, उसी पॉइंट पे फ्रीज करना है, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज जस्ट क्या होगा, और हीट आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो इंथैल्पी उसका कम हो जाएगा, तो -6 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। और उसी टाइप से इंथैल्पी वेपराइजेशन है, तो आपको कितना लगता है, वाटर को अगर वेपराइज करते हैं तो उसके जो कि 44.06 किलो जूल पर मोल के रेट से लगेगा। और एक हमने दिया सब्लिमेशन का एक एग्जांपल दिया, ये तुमको इस तरह से फेज ट्रांसफॉर्म जो फिजिकल प्रोसेस हमारा था उसमें कि इंथैल्पी चेंज जो तुम्हारा है, जो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, तीनों को हमने चर्चा किया। इसके आधार पर तुम्हारे किताब में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6.7 और 6.8। तो एग्जाम्पल 6.7 और 6.8 बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं पहले 6.7 देखते हैं। सिक्स 6.7 नंबर एग्जाम्पल है तुम्हारा। एक पर्सन है जो कि एक पॉन्ड में स्नान करके निकला, तो उसके बॉडी पर अगर 18 ग्राम वाटर है, जैसा तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वह 298 केल्विन पर है, मतलब रूम टेम्परेचर जो कहता है, जो सामान्य टेम्परेचर है 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके बॉडी से जो सारा पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट कर गया। तो इवेपोरेट जब किया तो इस प्रोसेस में, तो इस इवेपोरेशन का जो ये प्रोसेस हुआ, इसमें कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ इस प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ, तो इसको लिखते हैं NCERT एग्जाम्पल 6.7। एटीन ग्राम वाटर evaporated at 298 Kelvin, 1 atmospheric pressure. Calculate the change in internal energy, change in internal energy in the process, और डेल्टा वेपोराइजेशन H वाटर का दिया हुआ है 44.06 किलो जूल पर मोल, किलोजूल पर मोल इसका वैल्यू है। तो इसमें कितना लगेगा, तो ये तुम्हारा इसको बताना है। तो इसका जो इंथैल्पी चेंज है तुम्हारा, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ जो तुम्हारा इंथैल्पी चेंज है 298 केल्विन पर ही तुम्हारा किया गया है एट 298, तो H2O यहाँ पर लिक्विड स्टेट में पहले है और ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस स्टेट में हो गया। तो पहले लिक्विड, तो इसका जो डेल्टा Ng कर सकते हैं इस रिएक्शन का, वो कितना है, इसमें जो तुम्हारा डेल्टा Ng जो तुम्हारा हो गया, डेल्टा मोल ऑफ चेंजेस, डेल्टा Ng मतलब गैस में, तो ये गैस है तुम्हारा 1 मोल इधर बना, दैट इज 1 मोल में अगर कहें 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2 × 1 + 16 दैट इज 18 हो गया। तो 18 ग्राम बाय 18 ग्राम दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ये मोल हो गया। अब है तुमको डेल्टा H जो तुम्हारा हो गया दैट इज इक्वल टू डेल्टा Ng बराबर 1 मोल, ये 1 मोल हो गया। अब तुमको है यहाँ पर ये तुम्हारा डेल्टा Ng, डेल्टा U इज इक्वल टू होता है तुमको डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H, और डेल्टा H हो गया तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो माइनस डेल्टा Ng RT ऐसा लिख सकते हैं आप।
तो पी डेल्टा वी होता है, तो पी डेल्टा वी पीवी और एनआरटी से डेल्टा एनजीआरटी होता है, जैसा कि बार बार प्रयोग भी किए हैं एक दो बार। तो इसका जो वैल्यू है 44.06 किलो जूल पर मोल, एक मोल का है ये, एक मोल ही तुम्हारे पास वाटर है, तो ये वही रह जाएगा, माइनस डेल्टा एम जी दैट इज 1 हो गया, इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर हो गया 298। तो ये तो मोल में दिया गया, तो बाय 1000 कर देते हैं, तो ये हो गया तुमको किलो जूल हो गया। ये पर मोल में ही था, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी तुमको इतना 44.06 किलो जूल पर मोल है, और मोल हम लोग का कितना आया है, दैट्स इक्वल टू 1 मोल आया भी है, 1 मोल इंटू इतना किलो जूल पर मोल, तो दैट्स इक्वल टू 44.06 माइनस इसको कर देंगे तुमको 298 इंटू 8.3, तो ये करीब करीब हो जाएगा 2.4 करीब करीब 2.46 करीब करीब हो गया, 2.47, चलो ये 2.47, ये इतना क्या आ गया तुमको, किलो जूल आ गया, तो आ गया 41.53 किलो जूल, ये आंसर हो गया, ये आंसर आ गया तुमको इसका। अब तुमको इसका है, अगला है तुम्हारा ये 44 माइनस दिस 1 इंटू कितना होगा 298 डेल्टा एन जी इंटू आर का वैल्यू 8.3 के जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टी का वैल्यू 298 बाय 1000 हो गया, तो किलो जूल हो गया। तो ये 44 माइनस दिस 1, तो क्या होगा तुम्हारा 44 माइनस 2.47 के आसपास आया, तो इसको कर दिया गया, तो ये तुम्हारा निकल गया 1 मोल। जाहिर है कि हमको 18 ग्राम वाटर दिया होता है, तो 18 ग्राम वाटर भी क्या था, 1 मोल था, अगर दूसरा रहता तो उसको मोल से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर जितना मोल था, तो ये तुम्हारा हो गया 6.7। एक और तुम्हारा एग्जाम्पल इसी के बाद दिया हुआ है, जस्ट दोनों, जो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन से ही जुड़ा हुआ है, और उसमें भी तुमको, जिसमें कि तुमको ज़रूरत पड़ेगा तुमको जो कि हम लोग का मोल का था उसका भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि इसमें देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल तुम्हारा एनसीईआरटी का 6.8 भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.8, तो इसमें है तुमको कि वाटर जो है तुमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर तुमको वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस cools to water cools to ice at 0 degree Celsius 0 degree Celsius. Calculate delta H and delta U, enthalpy change and delta U for the process. इसमें तुमको है डेल्टा एच जो तुम्हारा है, डेल्टा फ्यूजन H इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल, और तुम्हारा है 6, एक तुम्हारा है मोलर हीट कैपेसिटी, S बराबर हो गया तुमको 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये दो डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं वाटर 1 मोल वाटर, यहाँ पर जो वाटर का है तुम्हें कितना है, ये तुम्हारा है वाटर, ये तुम्हारा 1 मोल कह सकते हैं, 1 मोल वाटर। तो 1 मोल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तुमको कितना है, ये 1 मोल है तुम्हारे पास, 1 मोल वाटर।
तो यहाँ पर है 1 मोल वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होना है तुमको, वाटर है, नॉट वाटर वेपर नहीं कहा जा रहा है, वाटर को कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे इस बात में। यहाँ पर ये वाटर लिखा हुआ है ना कि वाटर वेपर। तो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ से कन्वर्ट करना है इसको आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो तुम्हारा होगा, ये पूरा प्रोसेस है, ये 2 पार्ट में बटेगा। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस, इससे कन्वर्ट हो जाएगा H1 कह सकते हैं इसको, डेल्टा H1 यहाँ पर हीट होगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें तुमको निकल जाएगा H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, ये तुमको इसका डेल्टा H1 कह सकते हैं। इस प्रोसेस में जो तुम्हारा होगा डेल्टा H1 इसको माने। तो यहाँ पर जो तुम्हारा होगा फिर H2O लिक्विड से यहाँ पर बन जाएगा H2O सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग डेल्टा H2 कर दें, इसका जो टेम्परेचर। ये 2 प्रक्रिया प्रोसेस में होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा होगा यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस में देखें तो ये स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है तुमको 100 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रोसेस में तुम्हारा जो होगा हीट कितना, हीट जो तुम्हारा निकलेगा वो कितना होगा, इंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ हीट का तुम्हारा कितना इंथैल्पी चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 मोल है वाटर और इसका है तुम्हारा, तो इसमें जो कि ये तो तुम्हारा स्टेट चेंज का तो नहीं है ये प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये तो तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी के लिए दिया हुआ है वाटर का। तो इसमें निकाल देंगे जो डेल्टा H1 जिसको कह सकते हो, जो इंथैल्पी चेंज होगा, ये तुम्हारा क्या होगा इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में इंथैल्पी क्या हो रहा है, ये लिबरेट होगा, जिसको तुम माइनस में कह सकते हो। तो ये तुमको लिबरेट हो रहा है, तो जिसको बाद में माइनस, तो डेल्टा H जो होगा तुम्हारा माइनस MS, चूंकि ये जो इंथैल्पी चेंज इसमें हीट जो है तुमको बाद में बाहर निकाला जा रहा है। इस पर H2O 100 डिग्री से H2O 0 डिग्री में आएगा, तो ये तुम्हारा ये हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो MS डेल्टा थीटा, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। तो M कितना ग्राम है, 18 ग्राम है तुम्हारा, S है तुमको 18 ग्राम, इसको लिख देते हैं। और S दिया हुआ है तुमको ग्राम में ही दिया था, 4.2 जूल पर ग्राम, इसीलिए तुमको पर केल्विन, इसलिए असाइनमेंट की जरूरत नहीं है। और इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 100 माइनस 0, ये डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं या केल्विन, चेंज में कोई अंतर नहीं पड़ता, केल्विन में रखें या डिग्री सेल्सियस में, 100 ही होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 18 इंटू 4.2 इंटू 100, तो 18 इंटू 4.2 दैट इज कितना हो गया, 7.36 हो गया। ये किलो जूल के लिए 1000 से भाग 73.6 इंटू 100, 73.6 इंटू 100 जूल हो गया ये, दैट इज इक्वल टू माइनस 7.36 किलो जूल, ये डेल्टा H1। अब इसका देखते हैं डेल्टा H2 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा, ये तो इंथैल्पी जो है तुम्हारा, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का है ये। तो ये 1 मोल के लिए तुम्हें कितना दिया हुआ है, डेल्टा H2 जो तुम्हारा है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का है, इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन H2O का, और 1 मोल का ही है। तो ये डाटा दिया हुआ है कितना, 1 मोल इंटू 6 किलो जूल पर मोल, तो दैट इज माइनस 6 किलो जूल। तो टोटल इंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 7.36 माइनस 6, ये हो गया किलो जूल, इक्वल टू माइनस 13.36 किलो जूल। ये तुम्हारा हो गया डेल्टा H। डेल्टा H और डेल्टा U में क्या, अब डेल्टा U निकालना है। यहाँ पर अगर डेल्टा H हम निकालेंगे माइनस 13.76, और हम लोग जानते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू, एज यू नो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या था हमको, डेल्टा
एच माइनस डेल्टा कांस्टेंट प्रेशर पे था डेल्टा mg/T। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है हमारा H2O तुम्हारा जो कि थोड़ा लिक्विड से H2O सॉलिड बन रहा है, H2O सॉलिड। तो ये जो तुम्हारा है इसमें तो वॉल्यूम चेंज क्या है, यहाँ तो कोई गैस फेज चेंज ही नहीं होता। डेल्टा mg क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा mg इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा u इक्वल टू क्या होगा तुमको, डेल्टा h। तो डेल्टा h दैट्स इक्वल टू माइनस 13.76 ये किलो जूल। तो डेल्टा ये तुम्हारा हो गया, डेल्टा u और डेल्टा h तुम्हारा यही हो गया, ये डेल्टा दोनों इक्वल हो गया। तो डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा u हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा प्रोसेस में क्या था क्वेश्चन में कि 1 मोल वाटर को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लाएं, आइस बना दें 0 डिग्री पर, तो कितना होगा। अगर अब इसका टेम्परेचर इससे घटाना रहता और मतलब 0 से -10 करना है तो आपको यहाँ भी डेल्टा H3 की जरूरत पड़ती। और डेल्टा H3 कितना होता है, वो उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देना पड़ता वहां पर। ये वाटर का जो 4.2 दिया गया है तो आइस का वहां पर देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो तुमको फिर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। और अगर ये वाटर वेपर से हम लोग बनाना शुरू करते तो यहां पर डेल्टा H वेपोराइजेशन भी इधर जुटता। ये वाटर वेपर से अगर आता तो 44.06 जो तुम्हारा होता है वो भी ऐड होगा इसमें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी है बिकॉज कि वाटर 100 डिग्री पर जरूर है लेकिन वो वाटर वेपर नहीं है। 100 डिग्री पर वाटर भी हो सकता है, 100 डिग्री पर वाटर वेपर भी हो सकता है। और हमारा जो क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में शुरू हुआ वो वाटर शुरू ना कि वाटर वेपर से। और वाटर वेपर से अगर शुरू होता क्वेश्चन तो हमें यहां पर पहले उसको वेपोरेशन के बराबर का जो इंथैल्पी है जो कि 44 होता है तुम्हारा किलो जूल, उतना पर मोल जो हीट है वो अलग से ऐड होता, तो वो भी ऐड होकर कैंसर में आता। लेकिन चूंकि ये इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल दिया उसमें वाटर से ही शुरू किया गया, ध्यान रहे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है ना कि वाटर वेपर, इसलिए हम लोग को एक स्टेप यहाँ पे कम ही लगेगा। तो 2 स्टेप में हो गया। एक पहले हो गया कि 100 डिग्री से हमने 0 डिग्री सेल्सियस क्या लाया, उसके टेम्परेचर को डाउन किया। उसके लिए हमको ms डेल्टा टी लगा। डेल्टा टी जो टेम्परेचर का जो कि स्टेट चेंज करने का नहीं है, वो तुम्हारा जो कि पिछले क्लास में बताए थे तुमको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब उससे भी निकला। और दूसरा जो था आज जो इस क्लास में जो अभी बताया हम लोग, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का काम हुआ। और जाहिर है कि 1 मोल था ही, तो 1 मोल ही तुम्हें दिया गया था, तो 1 मोल था तो दोनों वही डाटा रह गया। तो 1 मोल के लिए तुम्हारा था वहाँ पर 18 ग्राम हो गया 1 मोल के लिए। और यहाँ पर जो फार्मूला था दिया हुआ तो 1 मोल के लिए तुम्हारा था ही 6 किलो जूल पर मोल, तो वो डाटा तुम्हारा दोनों ऐड हो गया, तो नेट इंथैल्पी चेंज निकल गया। अब है तुमको इसके बाद तुमको जो हम लोग पढ़ेंगे अभी ये तुमको पढ़ेंगे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो इंथैल्पी चेंजेज वगैरह होते हैं उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इन सबों के बारे में करेंगे, कुछ जानकर चर्चा करेंगे। तो हमने फिजिकल स्टेट का देखा इंथैल्पी चेंज को। अब हम लोग कुछ केमिकल प्रोसेस के लिए हम लोग करेंगे जिसमें कि उसको डिटेल्स में और देखेंगे थोड़ा माइन्यूटली कि किस प्रकार इंथैल्पी चेंज हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन the chemical reaction in which enthalpy change is also depicted is called thermochemical इक्वेशन, जिसमें कि एनर्जी को भी डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज को भी आपको शो करें। तो जैसे कि तुम्हारा है 2 तरह का इक्वेशन होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक। तो पहले जैसे मान लेते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। इंडोथर्मिक, जैसा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानता ही होगा कि अगर जब हम लोग किसी भी हीट देते हैं, सप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट इसमें प्लस हीट सप्लाई करते हैं तो ये कुछ प्रोडक्ट बनता है। इंडोथर्मिक में यही होता है।
तो यहाँ पर जो इंथैल्पी जो तुम्हारा है, इसका प्रोडक्ट का इंथैल्पी क्या है, प्रोडक्ट का इंथैल्पी बढ़ गया, क्योंकि इसमें कुछ हीट एनर्जी जब इसने एब्जॉर्ब किया तो इसका इंथैल्पी मतलब क्या हो गया, तो प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट में कुछ हीट एनर्जी दे के प्रोडक्ट बना, तो इसका मतलब किसकी इंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी इंथैल्पी कम होगी, इसकी इंथैल्पी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है डेल्टा एच जो तुम्हारा होता है रिएक्शन का जो इंथैल्पी होता है इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच ये तुम्हारा ये पॉजिटिव आता, अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ गया, इंथैल्पी चेंज क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये इंडोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक। और यही बात जब हम लोग एक्सोथर्मिक में बात करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, तुमको रिएक्टेंट से बना, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट और प्लस हीट, यार हीट निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंट में, तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज़्यादा या प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट प्लस हीट मिलके तब रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो इसमें तुमको जाहिर है कि इसकी इंथैल्पी ज़्यादा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है, जिसका रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है इस बार। तो डेल्टा रिएक्शन H बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये निगेटिव होगा इस बार, H प्रोडक्ट माइनस ही H रिएक्टेंट करेंगे, H रिएक्टेंट दैट्स इक्वल्स टू निगेटिव, ये निगेटिव, ये एक्सोथर्मिक, ये तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो कि डेल्टा H ये तुम्हारा होगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और ये इंडोथर्मिक में तुम्हारा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक में निगेटिव हो जाएगा, और इंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव होता है। और जहाँ तक कि इसमें देखेंगे कोई भी रिएक्शन जो है, इंथैल्पी चेंज जो होता है तुम्हारा, इंथैल्पी चेंज कैसा चीज़ है, ये इंथैल्पी चेंज कभी भी ये पाथ पर क्या करेगा, स्टेट फंक्शन है, इसलिए पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। खैर उसकी चर्चा बाद में करते हैं। और जाएगा, और ये अमाउंट, ये कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड करता है, तो अमाउंट के आधार पर इसके वैल्यू में चेंज होगी। इस रिएक्शन का जो कि अमाउंट अगर चेंज होगा तो इसके वैल्यू में क्या होगी, चेंज होगी। जैसे कुछ रिएक्शन का अगर हम लोग इंथैल्पी चेंज का इसका देखें तो हम लोग का क्या होगा, एक रिएक्शन है तुमको जैसे कि Fe2O3 ये सॉलिड प्लस 3H2 गैस, इससे बन गया, इसको हमने जब परफॉर्म किया तो 2Fe सॉलिड बन गया प्लस 3H2O लिक्विड बन गया। और इसका रिएक्शन डेल्टा H अगर तुम्हारा है, डेल्टा रिएक्शन H इज इक्वल टू 33.5 मान लेते हैं किलो जूल, ये किलो जूल इसका है। तो ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये तुम्हारा अगर अलग कंडीशन में, तो एक डेल्टा H जस्ट निगेटिव हो जाता है। दूसरा, इसका बैलेंसिंग अगर हम लोग क्या करें, इसको चेंज करें, जैसे इसका बैलेंसिंग का मतलब ये हो गया, तुम्हें अभी जो बैलेंस हमने किया है एक मोल Fe2O3 के लिए, अगर हम इसको बैलेंस इस ढंग से कर दें, हाफ कर दें Fe2O3 प्लस 3/2 H2 गैस, इससे बन गया Fe सॉलिड प्लस 3/2 H2O लिक्विड। तो ये जाहिर है कि अगर पूरा रिएक्शन में देखें तो 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो इसके इंथैल्पी में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स इंथैल्पी हो जाएगा 33.5/2, दैट इज इक्वल टू 16.7 किलो जूल हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा है, अगर इसका इंथैल्पी चेंज जस्ट क्या हो गया, और अगर रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं तो इंथैल्पी चेंज में जस्ट माइनस का डिफरेंस हो जाता है। कहने का मतलब, अगर इसका रिएक्शन दिया हुआ है, इसके जस्ट रिवर्स का रिएक्शन का लिखना इंथैल्पी, तो ठीक क्या हो जाएगा, एकदम माइनस साइन लग जाएगा। जैसे इसको अगर हम कहना चाहें तो इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं हम लोग, इंथैल्पी जैसे तुम्हारा है डेल्टा, जैसे कि तुम्हारा है, इसको रिएक्शन को रिवर्स कर दो, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा 2Fe
सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड, उसी टेम्परेचर पे हो रहा है ये रिएक्शन। अगर यहाँ बन गया Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2 गैस, तो ये जो डेल्टा H इसका होगा ये -33.5 किलो जूल होगा। ये रिएक्शन को आप जस्ट रिवर्स कीजिएगा तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें तुमको तो ये जो तुम प्रॉपर्टी देख रहे हो क्या चीज़, कि अगर हम ये देखिए, अगर इस रिएक्शन में को हमने देखा तो इस इक्वेशन में अगर हमने इसमें हाफ से डिवाइड कर दिया तो इंथैल्पी में भी आप हाफ से डिवाइड कर दीजिए तो वो उसको रिएक्शन का निकल जाएगा। क्योंकि इंथैल्पी चेंज एक कैसा प्रोसेस है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो पूरे रिएक्शन का ये निकल जाएगा। और अगर ये रिएक्शन को क्या करते हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, तो उसके इंथैल्पी में जस्ट एक निगेटिव साइन से चेंज आ जाता है। तो ये बात तुमको इंथैल्पी के बारे में एक चीज इसमें जो ध्यान रखोगे तो कहीं पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम वगैरह बनाने में इस बात का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा थर्मो केमिकल इक्वेशन में इसका बात है। अभी हम लोग एक इस लेक्चर में डिफाइन करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग इसका जो तुम्हारा वैल्यू है और इसमें जो इंथैल्पी चेंज वगैरह उसके बारे में पहले एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद तुमको हेस लॉ का भी जिक्र करेंगे और तुम्हारा हेस लॉ का जिक्र करेंगे इस क्लास में ही कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा जो अभी तक जो तुम्हारा हुआ, अभी तक जो हमने देखा इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि दो एग्जांपल भी था तुम्हारा और एक दो एग्जांपल भी मैंने बताया। और जैसे कि मैंने कहा अभी एक आध एग्जांपल नहीं तो एक और देखते हैं। जैसे देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ही अगर एक क्वेश्चन होता जो तुम्हारा एनसीईआरटी तो नहीं है, इसको अगर हम अलग से दे दें, H2O अगर तुम्हारा ये गैस है, H2O गैस से H2O गैस है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये है, H2O गैस से 100 डिग्री सेल्सियस पे है और इससे क्या बन गया, तुम्हें बनाना है H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, और इसमें जो कि रिक्वायर्ड जो डाटा है, जैसे तुमको डाटा गिवन है डेल्टा वेपोराइजेशन H इक्वल्स टू 44 किलो जूल। चलिए ये रफ ले लीजिए, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू इसको दे दीजिए 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसके बाद तुमको डेल्टा एफ H2O यह है 6 किलो जूल पर मोल फ्यूजन का। तुम्हें आइस 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये ऐसा है। और तुमको ये 1 मोल वाटर है, ये तुम्हारा कितना है, इसको मैंने दे दिया 1 मोल ही दिया हमने, ये 1 मोल। अब देखो इसमें कितना हीट होगा, इसमें देखो कितना प्रक्रिया, इसमें प्रोसेस जो है तुम्हारा सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो इसमें कितना प्रोसेस हो गया। पहले H2O गैस से क्या बनेगा, ये H2O गैस से ये H2O लिक्विड बनेगा, H2O लिक्विड बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही दोनों, ये 100 डिग्री। ये पहला प्रोसेस होगा तुम्हारा, ये डेल्टा H1 इसको कह सकते हो। इसमें जो तुमको इंथैल्पी चेंज को H1 कह सकते हो, डेल्टा H1 इसको नाम दीजिए। चलिए इसका तो डायरेक्ट वैल्यू 1 मोल है ही, इसलिए 44 हो जाएगा। 2 मोल रहता है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करते, 44 इंटू 2 करते। तो तुम्हारा क्वेश्चन चूंकि हमें 1 मोल ही रखे हैं तो इसमें। अब इसके बाद दूसरा जो आएगा इस प्रोसेस में, जो कि इसी लाइन से बनाते चले जाते हैं, समझने में आसानी होगी। इसमें जो तुम्हारा होगा ये H2O 100 डिग्री से कहाँ लाएंगे, पहले ये तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये H2O लिक्विड ही रहेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे। जो 0 डिग्री पर जाएंगे तब ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा डेल्टा H2 होगा, ये डेल्टा H2 होगा तुम्हारा। डेल्टा H2 निकालने के लिए क्या करना होगा, MS डेल्टा T ऐसा करना होगा, टेम्परेचर चेंज, तो डेल्टा H2 निकलेगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब H3 लगेगा यहाँ पर, डेल्टा H3,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड आइस बन जाएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये भी रहेगा, ये आइस बन गया। और ये तुम्हारा यहाँ से फिर लगेगा, यहाँ पर जब आइस बन गया तो H2O सॉलिड में ही जब जाएंगे तो ये फिर MS डेल्टा T लगेगा इसमें, और ये तुमको -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा कितना फेज में ये रिएक्शन लगा, एक फेज में तुम्हारा पहले 100 डिग्री से लिक्विड बना, 100 डिग्री पर लिक्विड आया, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, ये डेल्टा H4। तो इसका मतलब 4 इंथैल्पी चेंज होगा तुम्हारा, डेल्टा H4 हो गया। तो ये चारों को ऐड करेंगे तो तुम्हारा निकलेगा। तो डेल्टा H1 का वैल्यू देखो कितना है, अब निगेटिव ही होगा क्योंकि हीट सब में माइनस मतलब निगेटिव चेंज हो रहा है, -44 किलो जूल, क्योंकि 1 मोल है ही। डेल्टा H2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H2 इज इक्वल टू हो जाएगा MS डेल्टा T, ये हो गया 18 इंटू 4.2 इंटू 100 माइनस 0, जो कि अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हमने कैलकुलेट किया था तो मुझे याद ही है, और इसमें माइनस ही लगेगा क्योंकि माइनस ही सब है, -7.36 किलो जूल ये तुम्हारा होगा। अब डेल्टा H3 जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा कितना, डेल्टा H3 जो है अब तुम्हारा ये -6 किलो जूल पर मोल होता ही है, तो 6 किलो 1 मोल है ही, तो -6। डेल्टा H4 में आते हैं, देखो डेल्टा H4 में फिर क्या हो गया, मास है, फिर MS डेल्टा T लगेगा, ये मास 18 ग्राम वाटर है तो 18 ग्राम आइस भी बनेगा, जाहिर सेम रहेगा, मैं अमाउंट चेंज नहीं करता, इंटू ये 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर जहाँ तक है 0 से घट के -10 हो गया, 0 -10, 0 -10, तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब 10 इंटू कितना हो गया तुम्हें 18, और इंटू हो गया तुम्हें ये 2.1, तो 18 इंटू 2.18 इंटू तो 18 इंटू 2 37.8 हो गया, हाँ -37.8 हो गया, इंटू के 10 हो गया 37, तो 378 हो गया तुम्हारा ये, -378, तो ये हो गया 0.378 किलो जूल, ये तुम्हारा हो गया माइनस में। तो सारा तो माइनस में हो चूंकि सब हीट एक्सट्रैक्ट ही होगा, तो टोटल जो इंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा, अब देखो जोड़ देते हैं, -44 -7.36 -6 -0. ये हो गया तुम्हारा 10 डिग्री ही है, एक जीरो उधर हो गया, तो 0.378 ये तुम्हारा किलो जूल। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, सबको ऐड कर दें तो आंसर जाएगा, तो ये -13.76 और -0.3, 13.76 और 0.37 या 0.38 कहें, और 44, तो 44 और 13 मतलब 57.76, और उधर हो गया 44 और 13 58 हो जाएगा, और पॉइंट में जहाँ तक है वो हो गया 0.76 और 0.78, तो करीब करीब 0.54 के आसपास चला गया, 5 ही कर दो किलो जूल, दैट मच ये तुम्हारा हीट लगेगा। तो ये तुमको देखो इसमें से एक क्वेश्चन बताया, जैसे इसमें हीट, इसमें भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन था, ये इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें MS डेल्टा T जो लेटेंट हीट, ये मतलब तुम्हारा जो है फ्यूजन का था, पहले वेपोराइजेशन का हुआ, फिर इसमें क्या हुआ तुम्हारा, फिर फ्यूजन का भी लगा, और इस ढंग से क्या होते चल गया तुम्हारा, ये चेंज हुआ, तो इसमें इतना इंथैल्पी चेंज होगा। और जहाँ तक कि अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे, इसमें कैलकुलेट करना चाहेंगे, तुमको इंट्रोपी की बात करेंगे, तो इंट्रोपी में तुम्हारा यहाँ पर गैस से तुम्हारा जाएगा सॉलिड, तो उसमें वॉल्यूम भी, मोल भी चेंज होगा -1 का, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो तुम्हारा कुछ टॉपिक बच गया तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारा है, जिसमें बताएंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और तुम्हारा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग कैसे तुमको निकालते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ, जैसे कि तुम्हारा फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा है तुमको कि एक किसी रिएक्शन का तुमको दिया हुआ है, अगर हेस लॉ कहते हैं, तो हम लोग हेस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं इस लेक्चर में। तो इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इस सबको नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे।
तो हेस लॉ एक तुमको ये दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट तुमको हम लोग देख लेते हैं हेस लॉ का। हेस लॉ, जहां तक कि इंथैल्पी है, तुमको इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, enthalpy is a state function. So enthalpy change delta H does not depend upon path. तो जैसे कि ए से, जैसे इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर ए से बी हमको फॉर्म करना है, ए से बी, तो यह इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये किस पाथ से आप बनाते हैं। जैसे ए से सी अगर बना दें, फिर हम लोग सी से क्या बना दें, डी बना दें, और डी से फिर बी बना दें, तो ये जो पाथ में जो रिएक्शन होगा, इंथैल्पी चेंज किसी इस प्रोसेस से बनाए या इससे, इंथैल्पी चेंज इक्वल होगा। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो क्यों अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी को इसने कुछ इस ढंग से कहा कि द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन is the sum of enthalpy change of intermediate steps if all steps are completed at same temperature and pressure, और अगर ये तुमको किया गया है तो ये इसके सम के इक्वल होगा। जैसे इस लॉ के मुताबिक अगर इस प्रोसेस को लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच ए से बी पाथ का जो होगा दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा एच ए टू सी प्लस डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज सी से डी प्लस डेल्टा एच डी से बी। ये तुमको तीनों के सम के इक्वल होगा, ये तीनों के रिएक्शन के जा। तो इसका मतलब यही होगा तुमको कि ये हेस लॉ कहता है कि आप इस प्रोसेस से रिएक्शन करें या ऐसे करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। 3 स्टेप में भी आप करेंगे तो एक ही बात होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे सी सॉलिड ग्रेफाइट इसको कहते हैं, प्लस हाफ O2 गैस से बनाइए CO गैस बनेगा। तो इसका इंथैल्पी चेंज हो गया CO गैस, इसका डेल्टा H होता है तुमको माइनस 110.5 किलो जूल। अब है दूसरा तुम्हारा रिएक्शन है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, इससे बन जाएगा CO2 गैस। तो इसका जो डेल्टा H होगा दैट इज इक्वल टू माइनस, ये तुम्हारा था, इसका था माइनस 110 और इसका है माइनस 283 माइनस 110 माइनस 110.0 है इनफैक्ट, ये तुमको 0 और इतना यहाँ 5 हो गया, 23.5 किलो जूल इसका हो गया। तो इन दोनों को अगर सम कर दें, इक्वेशन को 2 स्टेप में हुआ, अगर इसको ओवरऑल सम इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दें तो ये इसका कहना है जैसे कि ये रिएक्शन को जोड़ के एक रिएक्शन बनाएं तो ये C प्लस हाफ O2 CO तो कैंसिल हो जाओ, आउट हो जाएगा। C सॉलिड जैसे जो प्लस O2 गैस, दो हाफ O2 प्लस हाफ O2 हो गया, यहाँ क्या बन गया CO2 गैस इधर बना। तो डेल्टा H जो इसका होगा, इस ये भी आप बिल्कुल इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो माइनस
2 कितना हो गया तुम्हारा -393.5 किलो जूल, दोनों को 110.0 और -283.5। तो ये तुम्हारा कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ये हेस लॉ के मुताबिक हम लोग क्या कर लिए, या तुमको किसी रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इंथैल्पी, अगर कोई रिएक्शन को पॉइंट आउट करने हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी, तो इंथैल्पी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को अगर उल्टा करना पड़ गया ऐड करने के लिए, या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जैसे अगर इसका दिया और इसका दिया हुआ, तो अगर इसको फाइंड आउट करना तो इन दोनों में इस दोनों के इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये निकल जाए, तो इंथैल्पी को भी माइनस करके आप निकाल दीजिए उसको। तो इंथैल्पी हेस लॉ कहता है कि कभी भी इंथैल्पी कितने भी स्टेप में हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर, मतलब क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अब तुमको है इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चंस वगैरह है जो दिया हुआ, कुछ हम लोग इंथैल्पी का और एक लेक्चर ले लेते हैं जिसमें कि इंथैल्पी के बारे में बताएंगे। इसका तुमने क्वेश्चन वगैरह भी देखा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर था, तुमको किसी को निकाल सकते हो, इसमें 2 इक्वेशन में कोई भी एक अननोन होगा, तीसरा फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि बहुत से इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, उसको आप एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करना है, किसी में 2 से मल्टीप्लाई करना है और किसी में 3 से मल्टीप्लाई, कभी सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। इंथैल्पी को भी अकॉर्डिंगली ऐड सब्सट्रैक्ट करते जाएं तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। और जाहिर है कि हम लोग ये भी देखा कि अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट इक्वेशन कभी भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कर देते हैं, तो इंथैल्पी में माइनस का अंतर होता है। और इन सबों का हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तुम लोग को जो भी क्वेश्चन बनाने में कहीं भी दिक्कत होता है तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से कोई भी हमसे मेंटोर के रूप में हमको चूज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तुम पूछ सकते हो आकर के। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें जो भी क्वेश्चन हैं, तुमको जो भी क्वेश्चन या कंसेप्ट कहीं समझने में दिक्कत होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चैप्टर में तुमको समस्या आ रही है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तुम बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन का तुमको जो भी क्वेश्चन चाहिए, एडवांस हो, मेंस हो, उसके क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, नीट का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, कहीं से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पेपर को बनाने का भी इच्छा है, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव से कोई प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए भी तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आ सकते हो और तुम अपने जो है जेईई मेंस, एडवांस या तुमको नीट, इन सबों की तैयारी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। तुम कभी भी जिसको जो दिक्कत हो टॉपिक में तुम कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।